राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने मदरसों की पढ़ाई को लेकर मदरसों को लेकर एक लिखित जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कि तमाम बातें कही गई हैं। खासतौर पर मदरसों को लेकर कि मदरसों में ठीक से क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है, मदरसों में जो पढ़ाई होती है वो वहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है। कल के कंपटीशन के लिहाज से आरटीई के अंतर्गत मदरसे नहीं आते, इसको लेकर भी तमाम बातें कही गई हैं। तो क्या कुछ कहा गया है लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, इस पर विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसे हमने देखा कि भाई लिखित जवाब दिया गया है जो एनसीपीसीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और ये आया क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था, इसके बाद ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इसी की सुनवाई में लिखित जवाब दिया गया है। तो क्या कुछ है मदरसों को लेकर, क्या कुछ बातें कही गई हैं? बिल्कुल सौरभ, देखिए, जब हाईकोर्ट ने इस मामले में मदरसा एक्ट 2004 को रद्द कर दिया था, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष के कुछ पिटिशनर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। दरअसल मसला ये था कि हाईकोर्ट ने इस मामले को इसलिए रद्द किया था क्योंकि जो एक्ट था उसके तहत जिस तरह की गतिविधि और जिस तरह की शिकायतें फंडिंग को लेकर के और शिक्षा गुणवत्ता परक न होने को लेकर के, ये सारी बातें कुल मिलाकर के हाईकोर्ट से कही गई थी। उसका हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि मदरसा एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में मदरसों में शिक्षा नहीं दी जा सकती, चूंकि इसके पहले एक सर्वे भी हुआ था। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में जारी किए गए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और वो रोक अभी जारी है। इस मामले में जो एनसीपीसीआर है यानी कि बाल संरक्षण आयोग है, उसकी ओर से पहले एक आवेदन दाखिल किया गया, हस्तक्षेप आवेदन, यानी कि इस मामले में उसे भी पक्षकार बनाया जाए, उसके पक्ष को भी सुना जाए, और उसके आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और इसके बाद उसे अनुमति दी थी कि वो अपनी दलीलें लिखित तौर पर इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दे। जो दलीलें उनकी तरफ से लिखित तौर पर कल शाम को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई और उस पर जो दलीलें थी उसमें साफ तौर पर विरोध किया गया मदरसों में शिक्षा को लेकर के। अब चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा उसका पूरे देश में व्यापक स्तर पर असर पड़ेगा। और एनसीपीसीआर ने इसमें सिर्फ एक पहलू नहीं है, चूंकि मदरसा एक्ट का जो मसला था वो उत्तर प्रदेश तक सीमित था, लेकिन एनसीपीसीआर के इस मामले से जुड़ने से मदरसा और मदरसे से संबंधित पूरे देश में जो भी कानून होंगे, नियम होंगे, और या फिर जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो व्यवस्था है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और इस विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश जारी करेगा उससे मदरसा में जो शिक्षा दी जाती है अभी तक, वो शिक्षा प्रभावित हो सकती है, यानी कि उन्हें शायद नियमों के तहत शिक्षा देनी हो, प्रशिक्षित शिक्षक रखने हो, और जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो व्यवस्थाएं हैं जैसे मिड डे मील हो गया और प्रशिक्षित शिक्षक हो गया, जहां पर शिक्षा दी जा रही है वो जगह कैसी है और किस तरह की शिक्षा दी जानी है, ये सारी चीज़ें उन्हें तामील करनी होंगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो। क्योंकि एनसीपीसीआर का अपनी लिखित दलील में ये कहना है और उनका विरोध भी इसीलिए है कि जो मदरसों में शिक्षा है वो गुणवत्ता परक नहीं है, इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वो सिर्फ धर्म से संबंधित है, और जहां पर कई गैर धर्म के यानी कि मुस्लिम नहीं बल्कि किसी अन्य धर्म के लोग भी वहां पर अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें वही शिक्षा दी जा रही है जो इस्लाम से संबंधित है। तो ऐसे में ये धर्म तक सीमित शिक्षा है, एनसीपीसीआर का ये कहना है। दूसरा, ये राइट टू एजुकेशन के जो नियम हैं उनके तहत नहीं आता है, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं, व्यवस्थाओं की कमी होती है, तो ऐसी तमाम बातें एनसीपीसीआर की तरफ से उठाई गई हैं। और ये भी कहा गया है कि इस मामले में जो फंडिंग है
उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। हालांकि ये बात पहले ही जो यूपी का एक्ट था और हाई कोर्ट ने भी इस पर विचार किया था कि विदेशी फंडिंग जो मदरसों को आती है और उससे बड़ी तादाद में जो मदरसे चलते हैं और उनमें कई ऐसी जो गतिविधियां हैं जिनको उचित नहीं माना जा सकता, ये हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था। उसके बाद जो मदरसा एक्ट था वो रद्द किया था और अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और एनसीपीसीआर ने इस तरह की लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की हैं और इन दलीलों के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी तो अन्य याचिकाकर्ता भी हैं जो इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए हैं, जबकि ऐसे याचिकाकर्ता भी हैं जो इस मामले में मदरसा एक्ट के खिलाफ हैं, यानी कि एनसीपीसीआर के पक्ष में भी कई याचिकाकर्ता हैं और आवेदक भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है फिलहाल वो जारी है और देखना ये होगा कि जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो एनसीपीसीआर की जो दलीलें हैं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, इसमें आयोग ने दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मौजूद कुछ फतवों का भी जिक्र किया है, उसको लेकर कुछ टिप्पणी की है, उसके बारे में बताइए जरा। बिल्कुल सौरभ, देखिए जो वेबसाइट्स हैं देवबंद की, दारुल उलूम की, इनकी वेबसाइट्स में जो कंटेंट है उसको लेकर के भी एनसीपीसीआर ने अपनी लिखित दलीलों में ये साफ कहा है कि वो कंटेंट उचित नहीं है और उसको मदरसों में दी जा रही शिक्षा से भी कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया गया है। क्योंकि अगर आप कस्टोडियन देखें तो कस्टोडियन के तौर पर देवबंद, दारुल उलूम, ये सारी जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसके पीछे, उसकी फंडिंग के पीछे और बाकी व्यवस्थाओं के पीछे होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि उनका कंटेंट इस तरह का है और उस कंटेंट को सही नहीं माना जा सकता, ये कहा गया है एनसीपीसीआर की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट उन सभी व्यापक दलीलों पर विचार करेगा जो बेसिकली दी गई हैं एनसीपीसीआर की तरफ से। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो दारुल उलूम की तरफ से या फिर देवबंद की तरफ से जो फतवे जारी किए जाते हैं उनको लेकर के भी एनसीपीसीआर ने सवाल खड़ा किया है और ये फतवे बेसिकली उनकी वेबसाइट पे लगाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन फतवों को वो बच्चे भी जाहिर सी बात है पढ़ते होंगे जो मदरसा में पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इस्लामी शिक्षा से। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में नफरत के बीज पनपते हैं और ऐसी स्थिति में ये सूचना सीधे तौर पर एनसीपीसीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि इस पर भी उसे गौर करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके जो कस्टोडियन है, उसकी जो फंडिंग है, हर एक पहलू पर एनसीपीसीआर का एक तरह से विरोध है, व्यवस्थाओं को लेकर के भी कि व्यवस्थाएं भी उचित नहीं हैं और शिक्षक भी प्रशिक्षित नहीं हैं और वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इन सारी स्थितियों को स्पष्ट किया है एनसीपीसीआर ने अपने लिखित दलीलों में और अब जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब जाहिर सी बात है कि एनसीपीसीआर एक राष्ट्रीय निकाय है और बच्चों के संरक्षण के लिए वो काम करता है बड़े पैमाने पर पूरे देश में। वो ऐसी स्थितियों पर जबकि बच्चों को अगर कोई परेशानी हो रही है या कोई ऐसा मामला सामने आता है तो वो फिर तत्काल कदम बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर की जो लिखित दलीलें हैं उन पर ज़रूर गौर करेगा और जाहिर सी बात है कि उनको गंभीरता से लेगा और उसके आगे ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में आगे क्या रहता है एनसीपीसीआर के इस तरह की लिखित दलीलों का, जिनमें सीधे तौर पर मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया है। जी सौरभ। बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। बाकी मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लिखित जवाब एनसीपीसीआर की तरफ से दे दिया गया है। मदरसों के अंदर जो पढ़ाई हो रही है उसकी क्वालिटी को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, जो इस्लाम से जुड़े बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो गैर इस्लामिक बच्चे हैं उनको लेकर भी कहा गया है कि उनको भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जो कि भविष्य के लिहाज से, कल को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिहाज से
वो उतनी सहज और सरल नहीं रहेगी कल को नौकरी पाने के लिहाज से भी। तो सभी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। जो भी फैसला आता है, जो भी आगे सुनवाई होती है, आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।